नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी खास बातचीत में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिनका नाम है मुर्तज़ा अली। वो आए दिन अपने बयानों और अपने कारनामों की वजह से विवादों में बने रहते हैं। आज इन्हीं विवादों और बयानों पे उनसे बात करेंगे और उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। मुर्तज़ा अली साहब का दावा है कि वो एक वैज्ञानिक हैं और परिवहन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। मुर्तज़ा अली साहब, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हालिया 6 जनवरी 2022 के बयान को लेकर आप विवादों में हैं। क्या है दरअसल ये मामला? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अविनाश जी, आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, 6 जनवरी 2022 के लिए जो विवाद है, आपने और लोगों ने इसको विवाद का नाम दिया, लेकिन मेरे लिए ये विवाद नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक चैलेंज है। जो मैंने एक गोल डिसाइड किया और उस गोल को मैंने आज डिक्लेयर किया। विवाद जिसको आप कह रहे हैं, उसके पीछे जो मेरा दावा है वो ये है कि 6 जनवरी 2022 को भारत के सभी शहरों में जहाँ जहाँ एग्रीगेटर टैक्सी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जहाँ ऐप बेस्ड टैक्सी अवेलेबल है, वहाँ हमारे ब्रांड अपना भाड़ा की पहुँच होगी। और उस दिन पूरे देश में अपना भाड़ा की तरफ से फ्री राइड अवेलेबल होगी। और इतने राइड्स अवेलेबल होंगे जिसका रिकॉर्ड बनेगा और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये नाम हम अपना दर्ज कराने वाले हैं। इसके लिए हमने पूरी तैयारी पिछले 1 साल से हम लोग कर रहे हैं और अब हमने अपना ये गोल सबके सामने रख दिया है, जिसको लेके कई जगह खुशी भी है और कई जगह गम भी है। तो ये पूरे देश में एक सिलसिला चल पड़ा है सब कुछ मुफ्त में देने का। बहुत सारे पीछे ऐसे मामले भी आए, चर्चाएं भी हुई। तो क्या आप उन्हीं से प्रभावित हो कि कुछ मुफ्त में लोगों को मुहैया कराना चाहते हैं? ये एक सपने और सब्जबाग की तरह होने वाला है या वाकई ये हकीकत भी होगा? देखिए, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो मुफ्त मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मुफ्त नहीं जा रहा है, मुझे तो उसकी कॉस्ट मिल रही है। इसी तरह कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे मुफ्त नहीं होती है, चाहे वो सरकार दे चाहे कंपनी दे। आप मैं सरकारी किसी दावे की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक अलग कंट्रोवर्सी फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2015 में, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, 2015 में जब आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, हमें एक लिमिटेड डेटा मिलता था अविनाश जी। 1 GB डेटा की कॉस्ट करीब 250 रुपये आती थी। और उस वक्त हम उस डेटा को बहुत लिमिटेड यूज़ कर पाते थे अपने मोबाइल से। हम लोग थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चैट कर लिया करते थे, या फिर कहीं फेसबुक पे अपनी चैटिंग कर लिया करते थे, लेकिन उससे आगे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि 1 GB डेटा हमें पूरे महीने चलाना होता था। अचानक से जियो ने प्रवेश किया और डेटा 1 से 1.5 GB डेटा रोज़ाना देना चालू कर दिया, उसी 200 या 250 रुपये की या 150 रुपये की कॉस्ट के ऊपर। तब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, डेटा फ्री मिल रहा है, क्या जियो आज सर्वाइवल नहीं है? आज जियो या रिलायंस इंडिया में किस जगह पे एक फाइनेंशियल जाइंट की तरह खड़ी हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उस फ्री देने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, एक आम उपभोक्ता की तरह अगर मैं बात करूँ तो। आज वो डिजिटल क्रांति ही है कि आप देखें कि जब कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, तो हम लोग सिर्फ मोबाइल नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल थे। हमारे पूरे बिजनेस मोबाइल पे वर्चुअल हो रहे थे, हमारी कॉन्फ्रेंसेस, हमारी मीटिंग्स, हमारे बिजनेस, हमारे फैमिली से रिलेशन, सब कुछ मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉलिंग और जूम के ऊपर होता था। तो ये एक एज, एक शुरुआत थी। लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझिए कि क्या फ्री देने से कॉम्पिटिटर कंपनियां बंद हो गई? थोड़े वक्त के लिए परेशानी आई, लेकिन जब कॉम्पिटिटर्स ने उस चीज़ को समझा और उसी डायरेक्शन को फॉलो किया,
तो लॉकडाउन के पहले जो कंपनियां सर्वाइवल नहीं थी, जिन्होंने गवर्नमेंट से अपने लाइसेंस कैंसिल करने तक के लिए लिख दिया था, वो कंपनियां लॉकडाउन के बाद आज बहुत सर्वाइवल के अंदर हैं, बहुत अच्छे स्टेज पे हैं और वो 5G एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो कोई चीज़ आती है, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए, आदत डलाने के लिए उसको फ्री कहना ये ज़रूरी नहीं होता। बिजनेस में कोई चीज़ फ्री नहीं होती, सिर्फ फ़र्क होता है कि उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट निकालने का ज़रिया, या जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इनकम का वे होना चाहिए, जो हमने इस बिज़नेस में निकाला है। यानी हमारा ड्राइवर, हमारा ऑपरेटर आज उसी पैसे को लेगा जो उसका फेयर उसको मार्केट से मिल रहा है, कंपटीशन में मिल रहा है, हम उसको उससे ज़्यादा किराया देंगे। बस वो किराया हम कस्टमर से ना लेके किसी और ज़रिए से, किसी और स्रोत से और वे से हम निकालने वाले हैं। तो 6 जनवरी 2022 से आप कह रहे हैं कि पूरे देश भर में इसकी शुरुआत होगी। जी। तो ऐसे स्थिति में जो मौजूदा आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो आपके लिए उतनी स्पेस क्रिएट होने देंगे, या इससे पहले भी इस मॉडल को आपने किसी राज्य में या किसी छोटे जगह पे इसको अप्लाई किया है या शुरुआत की है, उसको देखा, कहीं आजमाया है आपने? देखिए, सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत गोवा में करी, हम्म, और इंडिया में गोवा बिजनेस के मामले में, इस इंडस्ट्री में सबसे टिपिकल मार्केट कहा जाता है। हम्म, हमारे कॉम्पिटिटर गोवा में पैर नहीं जमा पाए। जो पैन इंडिया में हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो गोवा में उन्होंने जाने का सोचा भी नहीं। हमने गोवा में काम किया। गोवा में हमको एक्चुअल चैलेंजेस जो थे उससे हम दो चार हुए, उसको हमने देखा, समझा, और उसी के अकॉर्डिंग हमने पैन इंडिया का प्लान किया। और रहा सवाल कॉम्पिटिटर का, तो ये सवाल तो कॉम्पिटिटर से किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम्म। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, मतलब किस तरीके से काम करेगी, इसका थोड़ा रेवेन्यू मॉडल, और प्लस ये कैसे एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में लोगों के लिए सुविधाजनक या बेहतरी का एक वो बनेगा परिचय? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हम जीपीएस से आगे जाके बात कर रहे हैं। जीपीएस एक पर्टिकुलर गाड़ी को ट्रेस करने के लिए जीपीएस में टू वे कम्युनिकेशन होता है, हम्म, और हम लोग थ्रू सैटेलाइट पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, रोड पे चलने वाली हर गाड़ी को हम ट्रेस कर पा रहे हैं। हमारे लिए एक गाड़ी को ट्रेस करना और पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रेस करना बराबर है। तो कॉस्ट हमारी ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो चुकी है। इस कॉस्ट को निकालने के लिए हमें पैन इंडिया में काम करना और एक अकेले में गोवा में काम करना टेक्निकल कॉस्ट के लिए हमारे हमारे लिए बराबर था। अब सवाल आता है कि रेवेन्यू कैसे आता है। तो हम लोग एक ऑल्टरनेटिव इनकम मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम गाड़ियों के ऊपर कमर्शियल ऐड कर रहे हैं। डिजिटल ऐड डिस्प्ले जो होगा, हम्म, जिसमें हमारी मोनोपोली है। अब एडवर्टाइज़र जो ऐड कभी होर्डिंग्स के ऊपर किया करते थे, न्यूज़पेपर्स में किया करते थे, जो छोटे एडवर्टाइज़र हैं, वो अब डिजिटल ऐड पे पर किलोमीटर के हिसाब से हमारी गाड़ियों के ऊपर कर पाएंगे। जितना गाड़ी चलेगी, जितना किलोमीटर उनको ऐड करवाना है, जितने स्पेस में ऐड करवाना है, हमारी एक ही व्हीकल कई अलग अलग ब्रांड्स का ऐड एक टाइम पे कर पाएगी। उससे एडवर्टाइज़र का कॉस्ट कम होता है और उसको अपने लगाए हुए पैसे का पूरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको एडवर्टाइजमेंट पे मिलने वाला है। एक ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजमेंट का मेथड मैं आपको बात कर रहा हूँ। जैसे हम बात करें आज की तारीख में, ये एक आम पब्लिक के दिमाग में सवाल आता है, फ्री 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 फ्री, जियो ने फ्री करा, जियो ने फ्री किया। आज जियो, मैं वापस से अपने पुराने आपके सवाल पे आया हूँ, लेकिन आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बात आई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, सर्वाइवल होगा या नहीं होगा। आज फ्री डेटा देने की वजह से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस पिछले 2 सालों से 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया इंडिया में। 20 लाख करोड़? 20 लाख करोड़ जो एडवर्टाइजमेंट किसी वक्त
टीवी के ऊपर हुआ करते थे, न्यूज़पेपर और मैगजीन में हुआ करते थे, वो बजट छोटे से लेके बड़े एडवर्टाइजर तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आम आदमी की अप्रोच में है। आज 70% इंडियंस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म, अब आप देखिए 20 लाख करोड़ का बिजनेस, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति 15 रुपए डिजिटल बिजनेस पे अगर जा रहा है तो कितना बड़ा व्यापार खड़ा हो रहा है। अगर 70% का बिजनेस भी आप लेके चलते हैं, 70%, 1 लाख करोड़ तो मानेंगे। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर अगर विज्ञापन को टारगेट कर रही हैं डिफरेंट कंपनी, छोटे बड़े एसएमईज, एमएसएमईज, तो ये जो बिजनेस है वो 20 लाख करोड़ पे चला जा रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है वो सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का है सालाना, जिसके अंदर पैसेंजर और लॉजिस्टिक, गुड्स लॉजिस्टिक दोनों का बिजनेस। आप सोचिए कि अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे व्हीकल्स के ऊपर, अगर मैं इस डिजिटल बिजनेस का 25% भी लेके आता हूं तो मेरे पास एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू 5 लाख करोड़ का होता है। अगर मैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फ्री कर देता हूं तो 3.5 लाख करोड़ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्री होगा। क्या ये इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए नहीं है? क्योंकि आज इस डिजिटल ऐड की वजह से कई जगह फायदे हुए हैं और कई जगह नुकसान भी हुए हैं। आप आज 500 रुपये का सामान भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। पहले आप 10,000 की शॉपिंग करने मार्केट जाते थे, तो आज आप 500 रुपये का सामान खरीदने के लिए सिर्फ बाज़ार इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप रोड पे जाएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपका फ्यूल लगेगा, आपका टैक्सी का कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो गया तो आप वापस से बाज़ार जाने लगेंगे। जब आप वापस से बाज़ार जाएंगे तो छोटी बड़े दुकानदारों को बिजनेस मिलेगा, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो वही छोटे बड़े दुकानदार मेरे प्लेटफॉर्म पे आके ऐड करेंगे, मेरे व्हीकल्स के ऊपर आके ऐड करेंगे। तो उनको बिजनेस देने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और उससे सपोर्ट किसको मिला? आम पब्लिक को सपोर्ट मिला कि उनको जो उनका ऑफिस जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा था, उस कॉस्ट को हमने ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कॉस्ट आ रहा था, क्योंकि आप अपने घर में 4 गाड़ियां रख के जब मार्केट में निकलते हैं और वो 4 गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट को पार्किंग स्पेस बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है। ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए ओवरब्रिज और मेट्रोज बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ लोग करने लग गए तो गवर्नमेंट को इससे कितना सपोर्ट मिलने वाला है? अगर उसके बाद भी अगर मेरे दावों को विवाद कहा जाए तो ये सोच है। नहीं, एक व्यवहारिक दिक्कत भी है मुर्तजा साहब, माफ़ करिए, जितना मुझे जानकारी है, अपना भाड़ा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, आंकड़ों में भी बहुत अच्छा लगता है, बातों के स्तर पे बहुत अच्छा लगता है, जी लेकिन जिस दिन इसको आप अप्लाई करेंगे या लागू करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ सबके लिए दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ आ जाने वाली हैं। मसलन कि जो प्लेयर पहले से मौजूद हैं वो क्यों ही आपको आने दें, जगह देने दें। दूसरा चीज़, एक सबसे बड़ी जो इसमें व्यवहारिक दिक्कत ये आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पे इसको चलाना आ, ख्यालों के स्तर पे तो दिखता बनता समझ में आ रहा है, लेकिन ये सच हो के हमें मिले और हम इसका सही इस्तेमाल कर पाएँ, ये थोड़ा सा नहीं यकीन दिलाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा हमें भरोसा विश्वास दिलाएं कि वाकई ये मुमकिन हो सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे चैलेंजेस क्या हैं। जो आपको चैलेंजेस लग रहे हैं शायद वो मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे आपने कहा कॉम्पिटिटर्स, तो जितना टाइम कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में दिया है उतने टाइम से मैं उन कॉम्पिटिटर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी मोडस ऑपरेंडी, उनके अप्स एंड डाउन्स मार्केट को लेके। मेरा रिसर्च टाइम जितना है उतना टाइम तो उनको बिजनेस करते हुए हो गया।
तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे कॉम्पिटिटर्स की कमजोरियों से बहुत कुछ सीखा है। और बिजनेस के अंदर अगर आप 15 साल सिर्फ रिसर्च पे दे रहे हैं उस एक डोमेन के ऊपर, दो चीजें सामने होती हैं, एक आपका डोमेन नॉलेज और एक आपका टेक्नोलॉजी नॉलेज। कोई भी बिजनेस कब लैग करता है? आपके पास डोमेन नॉलेज है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है, आप लैग कर जाएंगे। आप कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट लेके आ रहे हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए और आपके पास उस डोमेन का नॉलेज नहीं है, उस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। मेरे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल है। मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप किया है, मुझे डोमेन का नॉलेज था। मैंने इस इंडस्ट्री को 30 साल दिए हैं। 15 साल की एज से, आज मैं 46 की मेरी एज है, और 15 साल की एज से मैं इस इंडस्ट्री को क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री से रहा है। मैंने एक ड्राइवर के साथ भी वक्त बिताया है, तो एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी वक्त बिताया है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में बाकी बिजनेस से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत डिफरेंट है। आपको जैसे जैसे दूसरे बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई आप स्टोर चला रहे हैं, चेन ऑफ स्टोर्स चला रहे हैं, नंबर ऑफ मतलब आप खाने पीने के व्यापार में हैं, गारमेंट्स के व्यापार में है, एजुकेशन में, उसको जितना एक्सपेंशन आप करेंगे, जितना आप ब्रॉड करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, आपकी कॉस्ट कम होती जाती है और आपकी एक्सपर्टी बढ़ती जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का अकेला ऐसा बिजनेस है अविनाश जी, जिसमें एक सर्टन लेवल के बाद में, एक नंबर ऑफ फ्लीट्स के एक लेवल के बाद में कॉस्ट बढ़ती जाती है। कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, मेंटेनेंस का, उसके रख रखाव का, उसके ईएमआईज का, उसकी रनिंग कॉस्ट का, वो सब कुछ बढ़ता जाता है। आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। जितने बड़े प्लेयर के फेल होने का रीज़न यही रहा है। और हमने इसको अपना जो बिजनेस प्लान बनाया है वो माइक्रो लेवल पे बनाया है। मेरे ऑफिसेस हर सिटी में नहीं होंगे, मैं फ्रेंचाइजी लेवल पे काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे फ्रेंचाइजी बना के। और हर एक ड्राइवर तक हमने अप्रोच करी है। ड्राइवर्स को आज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ प्रॉब्लम कि ड्राइवर ये सोचते हैं कि हमको वो कॉम्पिटिटर कमा के देगा, वो बिजनेस ला के देगा, हम गाड़ी चलाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि वो गाड़ी चला रहे हैं और उस पर कमीशन काट के उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने बड़ी चतुराई से डिमांड और सप्लाई में एक बड़ा गैप पैदा कर दिया। पहले उन्होंने रेट कम रख के मार्केट में पैसा डाला, डिमांड कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। धीरे धीरे लोगों को प्रॉफिट दिखा, लोगों सप्लाई इसमें ज़्यादा हुई। आज डिमांड के अकॉर्डिंग फ्लीट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आज सिचुएशन ये है कि बैंकों ने लोन करना बंद कर दिया। एनपीए बैंकों का ऑटो लोन के अंदर सबसे बड़ा है। अगर आप फिगर उठा के देखें तो इसी साल अक्टूबर नवंबर के जो मंथ है उसमें ऑटो लोन का लैक, जो उसको लैप्स बोलते हैं हम, माइनस में जो गया है 72% है। जबकि 2020 में जब पिछले साल का लॉकडाउन था, इस पीरियड में 48% का लैक था। गवर्नमेंट ने मॉडिटोरियम दिया, सब कुछ दिया। आज में और पिछले साल में तो स्थिति सुधरी है। आज आप देखें, ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। आज गाड़ियाँ 10-10 महीने की बुकिंग पे आ रही है। जब ये कंपनियां, हमारे कॉम्पिटिटर जब मूवमेंट में थे तो घर घर जाके लोन दिया जाता था, हर घर में एक बेरोजगार होता था तो वो गाड़ी ले लेता था। तो कंपनियों ने अपने प्रॉफिट के लिए सप्लाई को बढ़ा दिया, पर वो सप्लाई एक लिमिट तक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो वापस वो बैक हो गए। आज हमने नया बिजनेस डेवलप करा ही नहीं। हम अपने लिए हम किसी को यह नहीं कह रहे कि आप नई गाड़ी लेके आए, क्योंकि नई गाड़ी लेके आने के लिए हमें नया ड्राइवर पैदा करना पड़ेगा, नया एंटरप्रेन्योर पैदा करना पड़ेगा, नए सिरे से वो बैंक लोन लेने जाएगा। और अगर वो बैंक लोन लेने जाता भी है तो कौन सा मैन्युफैक्चरर उसको गाड़ी दे पा रहा है टाइम पे? तो जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गए थे और आज वो लैप्स होने जा रहे हैं, उनका रेगुलेशन, उनका सिविल बिगड़ गया, उनको मतलब उनका फाइनेंशियल पूरा लेवल बिगड़ गया। आज हम उनको कह रहे हैं कि आपका सब कुछ बिगड़ चुका, आप हमारे साथ आओ, हम आपको वापस खड़ा करते हैं। हम उनके लोन क्लियर करा रहे हैं, उनके बैंक लोन नील करा के, उनका लोन ख़त्म करा के उनको हम बिजनेस दे रहे हैं। तो जब ड्राइवर्स हमारे पास होंगे तो कॉम्पिटिटर के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वही ड्राइवर्स हैं, वही गाड़ियाँ हैं।
आज वो उस साइड में चलें, पैसा लेके चलें, हमारे साथ चलेंगे फ्री में चलेंगे, बल्कि हमारे साथ 3 साल की गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम उनकी फ्लीट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके उनसे पैसा निकाल रहे हैं। तो ड्राइवर को तो पैसा मिल रहा है, पब्लिक को फ्री राइड मिल रही है, तकलीफ किसको होगी? बिल्कुल। तकलीफ से अपने अनुभवों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हमें निकलना होता है ओला ऐप से हम एक कैब बुक कर लेते हैं। ज़्यादातर मामलों में या तो ड्राइवर मना कर देता है या कैश का हवाला देता है। सुविधा है, लेकिन व्यावहारिक तौर पे देखा जाए तो वो उस तरीके से हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाती जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसका कारण है ना अविनाश जी, हम्म, क्योंकि आज वो कंपनियां उनसे ड्राइवर से हैवी कमीशन काट रहे हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत बढ़ गई। अब वो ड्राइवर आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आप अपना बुकिंग कैंसिल कर दें और उतना अमाउंट मुझे दे दें, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो क्या ये आपका जो नया इनोवेशन है उसमें ऐसा नहीं होगा, इसका दोहराव नहीं होगा? इसका दोहराव इसलिए नहीं होगा कि जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप पैसा क्यों देंगे? हम्म, आपको फ्री में मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि हम उनको गारंटी बिजनेस दे रहे हैं, उनकी गाड़ी चले ना चले तब भी उनको पैसा मिलने वाला है। और अगर वो हमारी बुकिंग को कैंसिल करके अगर वहाँ पैसेंजर बैठाएंगे तो हमारे ऐप के अंदर, हमारी टेक्नोलॉजी में जाहिर सी बात है कि जीपीएस से कुछ तो सुधार है। हमें ट्रैकिंग उस लेवल पे मिल रही है कि ड्राइवर हमारे साथ बदमाशी तो नहीं कर पाएगा। नहीं, कैसे ये जीपीएस से कैसे अलहदा है, ये कितनी अलग है? मतलब कैसे ये जीपीएस से ज़्यादा जाके आगे बढ़ के हमको सुविधा देगी या सुरक्षा मानकों को हमें मुहैया कराएगी? देखिए, इसको अगर साफ सीधे शब्दों में समझाऊं मैं आपको, हम्म, तो पहले किसी वक्त पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने ऑफिस के अंदर यूज़ करने के लिए एक पेन या एक घड़ी या एक जो है वो रिंग, कुछ इस तरह का डिवाइस देता था कि आपको ऑफिस में यूज़ करना होता था। हम्म, उसके अंदर एक कैमरा और एक चिप होती थी जिससे आपका कोई भी काम रिकॉर्ड होता था। हम्म, अब वो डिवाइस आपके पास में है, हम्म, आपने कोई भी गलत काम करना है तो आप उस डिवाइस को या तो निकाल के रख देंगे या हटा देंगे अपने पास से। बिल्कुल। जैसे ही आपने हटाया, आपका डिवाइस बंद हो गया, आपकी कनेक्टिविटी, तो वो सिर्फ आपके अच्छे कामों को रिकॉर्ड कर रहा है, आपके बुरे काम को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इंडिया में जीपीएस के साथ यही हो रहा है। जब गलत होना होता है या इंटेंशनली गलत करना होता है तो जीपीएस को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसको रोकना बहुत आसान है, क्योंकि वो इंस्टॉल्ड है गाड़ी के अंदर। अब सीसीटीवी कैमरा जहां इंस्टॉल है, आपके ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है, आप जब तक उस कैमरे की रेंज में हैं आप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कैमरा बंद नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हम जो ट्रेसिंग कर रहे हैं, हम गाड़ी के अंदर कोई डिवाइस लगा ही नहीं रहे, हम उस गाड़ी के इंजन से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको सैटेलाइट के थ्रू ट्रेस कर रहे हैं। गाड़ी का इंजन चलेगा, गाड़ी ट्रेस होगी, कोई किसी भी तरीके से उसको बंद नहीं किया जा सकता। आज के सिस्टम में गाड़ी में पैनिक बटन लगाया जाता है। हमारा पैनिक बटन कस्टमर के मोबाइल ऐप के ऊपर है। हमारा ऐप नेटवर्क शेयरिंग देता है कि आप जब अपनी फैमिली के लिए गाड़ी बुक करते हैं, मान लीजिए आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बच्ची अगर ट्रैवल कर रही है और आपको सेफ़ नहीं लग रहा है, आप जब वो गाड़ी बुक करेगी, आपका मोबाइल नंबर उसमें साथ में शेयर कर दिया। अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका मोबाइल बंद हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, ड्राइवर उसको बीच में उतार देता है, रूट चेंज कर लेता है, उसका मोबाइल बैटरी बैकअप की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है, आपके पास अलर्ट आएगा, आपको उसका लोकेशन मिलने लग जाएगा। वो पैनिक बटन आपके ऐप के ऊपर आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी सेफ नहीं है, आप ड्राइवर को डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे। अगर ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपके लिए सस्पेक्टेड हो गया, आप पैनिक बटन को प्रेस करेंगे, नियर बाई पुलिस स्टेशन पर अलर्ट हो जाएगा। अब पैनिक बटन जहां गाड़ियों में लगे हुए हैं, अगर आपका पैसेंजर ही गाड़ी में से धक्का देके उतार दिया गया तो पैनिक बटन कौन दबाएगा? तो सुरक्षा मानकों में तो जाहिर सी बात है, आज हमने जीपीएस के बाद काम किया है तो हमने उससे बेहतर चीज़ बनाई है। हमारे बाद हमारे सिस्टम में कोई कमियां होगी और कोई इन्वेंटर आएगा, हमसे आगे काम करेगा, तो हो सकता है कल हमसे अच्छा इक्विपमेंट लेके आ जाए। तो इसमें ये घोषणा करने की क्या ज़रूरत है? इस काम को तो और भी पारंपरिक और तयशुदा तरीक़ों से भी किया जा सकता था, लेकिन आपने कुछ अनोखा और नया तरीका ढूँढ लिया है, उसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है आपका ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, 2004 में ये डिसाइड हो गया था कि 2014 का चुनाव उन्होंने लड़ना है और प्रधानमंत्री बनना है।
लेकिन 2013 तक डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने अपने आप को तैयार किया 10 साल, उन्होंने गुजरात मॉडल पे काम किया। 2013 में जब ये घोषणा हुई कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को वो चाय की दुकान मिली हो जहां उन्होंने कभी चाय बेची है। लेकिन आम जन के भावनाओं के अंदर लोगों ने उनको स्पेस दिया कि हमने 70 साल एक पार्टी को राज करने के लिए दिया। आज एक कॉमन मैन को अगर सरकार हाथ में बनाने दी जाए तो मैं भी एक कॉमन मैन हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इंडस्ट्री को। तो लोग मुझे अगर 10 लोग रोकने वाले होंगे तो 100 लोग मेरे साथ आने वाले भी होंगे। मैंने एक दिन का चैलेंज किया, मैं एक दिन फ्री राइड दूंगा। आप परसों मैंने डिक्लेयर करा है, मेरे पास 6 जनवरी की 70,000 राइड्स बुक हो चुकी हैं। मेरे पास एडवांस 70,000? 70,000 राइड्स आज की तारीख में मेरे पास 6 जनवरी के लिए एडवांस बुकिंग है, जो अगर कोई मुझे चैलेंज करता है तो मैं डेटा शेयर कर सकता हूँ। हालांकि ये डेटा प्राइवेसी का इशू है, लेकिन अगर मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया तो इसके 2 मायने हैं। मैंने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया, मुझे इस गोल को किसी भी कीमत पे पाना है। दूसरी चीज़, अगर लोगों को पता है और लोग इसको देखना चाह रहे हैं तो जो मुझे मैक्सिमम नंबर्स आ रहे हैं, मुझे भी तैयारी करने का टाइम मिल गया। मैं तैयारी कर पाऊंगा कि मैं उनको सब कुछ दे पाऊँ, उनको बेटर दे पाऊँ, मैं हर शहर तक पहुंच पाऊँ। अप्रोच करने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। जब मैं फिर अपने पुराने एग्जाम्पल पे आता हूँ कि जब ये घोषणा हुई कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो विरोधियों ने इस चीज़ को लेकर प्रमोट किया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। विरोधियों ने नहीं बनाया, ना बीजेपी ने खुद बनाया। प्रधानमंत्री किसने चुना? जनता ने चुना। जिस चीज़ को रोका जाता है वो चीज़ पहले आगे बढ़ती है। मैंने साथ में कहा कि मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, अब मेरे कॉम्पिटिटर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप रोके जाएं नहीं, ताकि आप जा सकें आगे? मुझे रोका जाएगा तभी मैं आगे जा पाऊंगा, मुझे चैलेंज आज तो पता ये लगेंगे। आपकी पूरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जी, स्ट्रेटजी तो अच्छी जान पड़ती है, लेकिन यकीन, जो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, यकीन करना। ऐसे सपने आए दिन देखिए बेचे जाते हैं, और हमारे सामने वास्तविक रूप पे, हकीकत के तौर पे चीज़ें जब बेहतर मिलती है तो हम वाकई उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको गले से अपनाते भी हैं। ये जी। तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक 6 जनवरी को आप आ नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, या करके अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, इंतज़ार करिए, और हो सकता है मैं आपके देखने वालों से भी एक चीज़ कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो 6 जनवरी को बुकिंग करें। नहीं, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसको देखना चाहूँगा। और एक जो मुर्तज़ा जी, आपके बारे में जो ख़ास चीज़ है, मुझे, मैं शो के शुरू में भी उस बात को नहीं बोला, और मैं चाहता भी नहीं था कि दर्शक इस नज़रिए से देखें, और मैं जहाँ तक सही हूँ, आप देख नहीं पाते हैं आँखों से, यानी जी, आपकी आँखों की रोशनी ना के बराबर है। तो सब कुछ इतना आसान है आपके लिए कर पाना? देखिए, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि देखने वाले कितना देख पाते हैं। मुझे नहीं पता कितना देख पाते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं अर्जुन की तरह, मेरी नज़र मछली की एक आँख पे है। मैं बाकियों की तरह, अगर मेरी आंखें होती तो शायद मैं ये देखता कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है। लेकिन जब मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो मेरे सामने मेरा टारगेट है। तो मैं अर्जुन की तरह, मछली की एक आंख पे मेरी नज़र है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा, कैसे रोकेगा, वो उसका काम है। मुद्दई लाख बुरा चाहें तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा लगा आपसे बात करके मुर्तज़ा साहब, और आपकी बातचीत से यकीन हुआ, मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आपके दावे बातचीत में तो सच जान पड़ते हैं। लेकिन 6 जनवरी 2022 का हमें इंतज़ार होगा। उस दिन हम आँखों से, कानों से इसको साकार होते हुए खुद प्रत्यक्ष गवाह बनना चाहते हैं, देखना चाहेंगे। और आज की बातचीत में मुर्तज़ा साहब, जैसा कि उन्होंने दावा किया, वैसे ही खुले तौर पे उन्होंने अपने उन दावों की सच्चाई भी हमारे सामने रखी है। और आने वाले समय और वक्त ही तय कर पाएगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। 6 जनवरी 2022, जिसको याद रखने की ज़रूरत है। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।